हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूद की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन भाग 2। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो भारतीय संविधान सभा का गठन भाग 2। इसके पूर्व हमने देखा था यानी भारतीय संविधान सभा का गठन भाग 1। क्या देखा था? भारतीय संविधान सभा का गठन भाग 1 देख चुके थे। आज देखेंगे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। इसमें हम देखेंगे भाग 2। ठीक है। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार यानी भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें हम चर्चा किए थे कि यानी किस प्रकार अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें कौन सी योजना है जिसके परिणाम स्वरूप उसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था 1942 ईस्वी में आपका क्रिप्स प्रस्ताव आया था, उसे भी हम लोगों ने यानी गांधी जी उसे क्या बोला था, पोस्ट डिटेड चेक यानी दिवालिया बैंक के चेक कहकर उसे भी अस्वीकार कर दिया। और फिर देखेंगे आपका 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है भारत, और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या किया जाता है यानी भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। उस समय हम लोगों ने देखा था कि लगभग यानी 389 सीट यानी कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे एबी एलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी 3 लोग जो थे ये कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन में, और यही लोग आए थे भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो 3 लोग आए उस समय देखे हैं कि भारत की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। और इस आधार पे उन्होंने यह तय किया या निश्चय किया कि भाई भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 389 होने चाहिए। ठीक है। और 389 किस आधार पर बताया गया था, तो हम लोगों ने देखा था कि 389 इस आधार पर बताया गया था क्योंकि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। कितने करोड़ के आसपास थी? तो 40 करोड़ के आसपास थी। और एक सीट का जो आवंटन करना था वो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट को आवंटित किया गया था। मतलब जो एक संविधान सभा का जो सदस्य होगा वो 10 लाख व्यक्तियों का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। यानी 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट आवंटित की गई थी। ये बात हमें याद रखना है। ठीक है। कितने? 10 लाख की जनसंख्या पर यानी एक सीट का आवंटन किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर क्या किया गया था, एक सीट का, एक जो सीट है उसका आवंटन किया गया था। ठीक है। ये हमने अगले वीडियो में देख लिया था। इसके बाद क्या होता है, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाएगा यानी संविधान सभा के जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन किया गया था। तो निर्वाचन किस प्रकार किया गया था यह भी हम लोगों ने देख लिया था। यानी उसमें क्या हुआ था, आपके 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, और जो 93 यानी 93 जो सदस्य थे वो यानी देसी रजवाड़े यानी देसी रियासतों से चुनकर आए थे। तो हमने आपको बताया था कि 296 यानी 292 प्लस 4 जो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे दिल्ली था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था और अजमेर मारवेर था। ये जो आपके 4 जो क्षेत्र थे ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और आपके 292 जो आपके क्षेत्र थे वो ब्रिटिश प्रांत थे, जहाँ पर यानी ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन चलता था। वहाँ से यानी 292 प्लस 4 बोल सकते हैं हम, 296 सीटों पर जो हुआ वो चुनाव हुआ, और 93 यानी 93 सीटों पर जो हुआ वहां से मनोनीत होकर लोग आए थे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो कब होती है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कहां पर, दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और उस समय हम लोगों ने देखा था कि भाई प्रथम संविधान सभा का जब गठन हो रही थी उस समय यानी सबसे बुजुर्ग होने के कारण यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, फिर क्या होगा, आपका 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब 2 दिन बाद जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो तुरंत यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई जाएगी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता यही थी कि भाई उसमें यानी अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था भाई तृतीय संविधान सभा की बैठक होती है आपकी मात्र 2 दिन बाद पुनः यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तृतीय बैठक कब हुई थी जी, तो 13
13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और तृतीय बैठक की विशेषता क्या थी, तो हम लोगों ने देखा था कि तृतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी इसमें क्या हुआ था, इसकी विशेषता यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका को प्रस्तावित किया गया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो था यानी उसको ये क्या किए थे, पेश किए थे तृतीय संविधान सभा की बैठक में। उस समय क्या होता है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। और 22 जनवरी को हम लोगों ने देखा था कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या होगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। और जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये जो प्रस्ताव पेश किया गया था यानी इसको स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप यानी फलस्वरूप उसके बाद क्या होता है, यानी भारतीय संविधान के जो कार्य है उसको प्रारंभ कर दिया जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा यानी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाती है। और इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि अनेक प्रकार की यानी BN राव जो थे उनके द्वारा क्या किया जाएगा, आपके संवैधानिक जो सलाहकार थे उनके द्वारा यानी प्रारूप यानी संविधान के प्रारूप को तैयार किया जाएगा। और उस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। और इसके सदस्य कितने थे, तो प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो 7 थे। कितने सदस्य थे जी, तो प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो 7 थे। कौन कौन सदस्य थे, तो यानी प्रारूप समिति के सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। और इसमें हम देखेंगे कि उसके जो 6 अन्य सदस्य थे, जैसे मान लीजिए सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है, DP खेतान, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, ये जो थे N माधव राव, ये इनके सदस्य थे, यानी प्रारूप समिति के ये सदस्य हो गए। और उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ रहे हैं जब संविधान सभा की तृतीय बैठक हो रही है, उसके बाद यानी जब प्रारूप समिति का गठन होता है उसके बाद ही इनका नाम आ रहा है। और हम लोग ये कहते हैं कि संविधान सभा के आपके रचयिता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पूर्व में कहाँ अवस्थित थे, इसके पहले दिखाई क्यों नहीं दिए, तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखें जब संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हो रहा था, संविधान सभा के सदस्यों का जब चुनाव हो रहा था, निर्वाचन हो रहा था, उस समय हम ध्यान से देखिएगा, उस समय यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, यानी उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये आपका चुनाव लड़ते हैं मुंबई से। कहां से चुनाव लड़ते हैं, मुंबई से चुनाव लड़े। मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये क्या हुआ, मुंबई से ये चुनाव लड़े, बंबई से, ठीक है। और बंबई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि बंबई से चुनाव लड़े और यहां से ये क्या होता है कि हार जाते हैं। यहां से क्या होते हैं, ये चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मुंबई से चुनाव लड़े थे संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए, लेकिन इस चुनाव में क्या होता है, ये बुरी तरह से हार जाते हैं। फिर क्या होता है, यानी मुस्लिम लीग की सहायता से हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग की सहायता से ये आपके जो आज हम जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं उस समय यानी आपका भारत में ही था, यानी जयसुल कुलना क्षेत्र से ये संविधान सभा के सदस्य का चुनाव लड़े, ठीक है। यानी मुस्लिम लीग की सहायता से जयसुल कुलना जो क्षेत्र था यहां से क्या होते हैं, यानी संविधान सभा के सदस्य के लिए क्या होते हैं, चुनाव लड़े। और यहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं इस चुनाव में क्या होगा, इनको जीत हासिल होगी। यहां से क्या होते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। यानी पहला जो चुनाव लड़े थे आपके मुंबई से, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हो रहा था उस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मुंबई से चुनाव लड़े, परंतु इसमें क्या हुआ, उनको हार हासिल हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यह मुस्लिम लीग की सहायता से जयसुल कुलना जो क्षेत्र था यहां से चुनाव लड़ते हैं और यहां चुनाव लड़ने के बाद यहां से क्या होते हैं, जीत जाते हैं।
लेकिन फिर बाद में क्या होगा, बाद में ये होता ये है आपका कि जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अब जो भारत जो है वो अखंड भारत के रूप में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि भारत जो है दो भागों में बंटकर स्वतंत्र होगा, एक आपका पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। ये जब साफ साफ दिखाई देने लगता है उस समय जो क्षेत्र पड़ेगा ये जैसुल कुल्ला वो चला जाता है आपका पूर्वी पाकिस्तान में। ये क्षेत्र कहाँ चला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है वो कहाँ चला जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आज क्या कहते हैं, बांग्लादेश। ठीक है ना, जिसको आज यानी वर्तमान में हम आज इसको हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है पूर्वी पाकिस्तान, ये जिसको आज हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश, ये जैसुल कुल्ला जो क्षेत्र था वो कहाँ चला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में। तो इस तरह से देखा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी भारतीय संविधान सभा के सदस्य होते हुए भी ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। इनका जो जहाँ से ये चुनाव लड़े थे, जहाँ से ये चुनाव जीते थे, वो क्षेत्र कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। अब फिर यहां पर समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, अब क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके महत्व को समझेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके महत्व को समझते हुए क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे। ठीक है, पत्र किनके पास लिखेंगे, पत्र लिखते हैं आपके यानी तत्कालीन मुंबई के प्रधानमंत्री बीजी खैर के पास। याद रखना है किसके पास पत्र लिखेंगे, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मुंबई के उस समय, यानी प्रधानमंत्री का पद था मुंबई के लिए। ठीक है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन था, मुंबई का बीजी खैर थे। और बीजी खैर के पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भीमराव के महत्व को समझते थे कि भीमराव अंबेडकर काफी क्या है, विद्वान व्यक्ति हैं। अगर ये संविधान के सदस्य नहीं रहे तो फिर संविधान संविधान जिस तरह लिखा जाना चाहिए उस तरह नहीं लिखा जा पाएगा, यानी संविधान जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, अब इनके महत्व को समझते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, एक पत्र लिखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं। और पत्र किसके पास लिखेंगे, तो ये पत्र लिखते हैं आपका बीजी खैर के पास, यानी बोल सकते हैं मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री, मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो आपके थे बीजी खैर। नाम याद रखिएगा, बीजी खैर। बीजी खैर, बीजी खैर के पास पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि अपने क्षेत्र से, ठीक है, अपने क्षेत्र से यानी मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था पूना, वहां से किसी व्यक्ति को क्या कीजिए, आप संविधान सभा के जो सदस्य चुन कर आए हैं वहां से उनको इस्तीफा दिलवाइए। और इस्तीफा दिलवाने के बाद वहां से आप क्या कीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य नियुक्त कीजिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, डॉक्टर जो बीजी खैर थे, बीजी खैर क्या करेंगे, यानी EMR जयकर जो यानी मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक पूना क्षेत्र आता था, वहां से चुने गए थे EMR जयकर, यानी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। EMR जयकर, EMR जयकर जो थे ये बोल सकते हैं मुंबई से क्या थे, आपके संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, मुंबई से संविधान सभा के क्या थे, सदस्य चुने गए थे। अब इनके पास पत्र लिखते हैं कौन, इनके पास पत्र लिखेंगे आपके बीजी खैर। बीजी खैर EMR जयकर के पास पत्र लिखते हैं जो क्या थे, मुंबई से संविधान सभा, यानी मुंबई से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। इनको बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या बोला जाता है इनसे कि आप जो है इस्तीफा दे दीजिए, क्या कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। किनके लिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। यहां पर लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, अंबेडकर के लिए। अब देखिए क्या होगा, ये जो है इस्तीफा तो दे देंगे,
बीजी खैर बोल रहे हैं एम.आर. जयकर से। पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्र लिखते हैं कहाँ, यानी मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो बीजी खैर थे इनके पास पत्र लिखे, और बीजी खैर ने बोला एम.आर. जयकर से कि एम.आर. जयकर जो मुंबई से क्या थे, संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, इनसे बोला गया कि आप क्या कर दीजिए, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। और एम.आर. जयकर क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा देते हैं और उनकी जगह पर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए थे, तो याद रखना है यानी वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो मुंबई प्रेसिडेंसी यानी पूना या मुंबई से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। लेकिन बहुत सारे बुक में हमने देखा है वहां पर लिखता है डायरेक्ट रूप से क्या, बंगाल। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको देखना है कि अगर ऑप्शन में मुंबई हो तो हम मुंबई को टिक आउट करेंगे, अगर ऑप्शन में मुंबई नहीं हो, ऑप्शन मुंबई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो गलत होते हुए भी ये मान लेंगे कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन क्या देखकर सेट किया है, यानी वो क्या माना है आपका कि संविधान सभा के जो सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बंगाल से चुने गए थे, यही मानकर वो प्रश्न को क्या किया है, सेट किया है। तो हम उस आधार पर यानी गलत होते हुए भी हम क्या करेंगे, बंगाल को टिक आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुंबई ऑप्शन में हो तो सबसे पहले मुंबई को चुनेंगे, अगर मुंबई ऑप्शन में दिखाई न दे तो उसके जगह पर हम क्या करेंगे, आपको गलत होते हुए पश्चिम बंगाल पर क्या करना है, टिक आउट करना है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ बातें थी, हमने सोचा इसको बता दें आपको। चलिए, इसके बाद हमने क्या देखा था, यहां तक लगभग ये कहानी समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखिए होता क्या है। 3 जून 1947 ईस्वी को, 3 जून 1947 ईस्वी को हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या मात्र 324 रह जाती है। आखिर क्यों, तो यहां पर देखना है आपको 3 जून 1947, 3 जून 1947 को क्या हुआ था, माउंट बेटन योजना, क्या बोल सकते हैं, माउंट बेटन योजना के तहत, यानी इस समय क्या हुआ था, माउंट बेटन योजना, यानी माउंट बेटन ने क्या किया था, अपनी योजना को प्रकाशित किया था 3 जून 1947 के, यानी माउंट बेटन योजना के तहत, माउंट बेटन योजना। लॉर्ड माउंट बेटन ने क्या किया था, एक ये योजना बनाई थी जिसके तहत यानी साफ हो गया था कि भाई भारत जो है अब वो क्या होगा, यानी खंडित होकर स्वतंत्र होगा, 2 भागों में बंटकर स्वतंत्र होगा, ठीक है। तो जब 3 जून 1947 ईस्वी को यानी यह स्पष्ट हो गया कि भारत और पाकिस्तान की बंटवारा होगी, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या देखी जाए तो यानी 3 जून 1947 ईस्वी के आसपास जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है वो मात्र रह गई थी 324, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, हम लोग देख रहे थे 389 था, लेकिन 389 से घटकर जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे वो स्पष्ट रूप से क्या हो गए, यानी भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। और उस समय भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या हो गई थी वो आपकी थी 324। और 324 में हम लोग इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। 324 में क्या क्या, एक आप देखिएगा ब्रिटिश प्रांत, क्या देखेंगे, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा देसी रियासत, देसी रियासत। तो इसमें देखिए ब्रिटिश प्रांत जो थे वो कितने रह गए थे, तो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी और देसी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटिश प्रांत की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो ब्रिटिश प्रांत की संख्या जो थी वो 235 के आसपास थी, यानी 235 थी, और जो देसी रियासत थी इनकी संख्या 89 थी। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ब्रिटिश प्रांत 235 होंगे और जो देसी रियासत थे वो 89 यानी 89 थे। कब, यानी 3 जून 1947 ईस्वी के माउंट बेटन योजना, जब यह स्पष्ट हो गया कि भाई भारत का बंटवारा होकर ही रहेगा, भारत का बंटवारा निश्चित है, ठीक है, तब क्या होता है, स्पष्ट रूप से यह सामने दिखाई देने लगा कि भारत जो है 2 भागों में बंट रहा है। तब बहुत सारे जो लोग यानी पाकिस्तान के जो पक्ष में रहते, यानी पाकिस्तान के पक्षधर जो थे वो यानी भारतीय संविधान सभा से क्या हो गए, अलग हो गए,
जब भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए तो ये स्वाभाविक है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में क्या होगी, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में गिरावट होगी। और वो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मात्र यानी 389 से कितने पर आकर रुक गया, यानी 324। ठीक है, उस समय 324 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से यानी 235 थे और देसी रियासत जो है 89 था। पहले हम देख रहे 93 था, अब कितना हो गया, 89 रह गया। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए। सभी जो भी हम यहाँ पे बताया जा रहा है सबको नोट करते चलिए आप लोग। उसके बाद क्या होता है, आपका संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। ठीक है, संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। एक बार हम लोगों ने क्या देखा था, यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, यानी फिर माउंटबेटन योजना के बाद यानी संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई, तो हम देखेंगे यानी 324। ठीक है, उस समय क्या था कि 93 देसी रियासत थे और आपके ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या है 93 और 296, 200 यानी ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 थी। तो 296 उधर और 93 इधर। और फिर 324 में क्या होता है, 324 में हम देखेंगे 89 जो है वो आपके देसी रियासत हो जाते हैं और आपके 235 जो है वो आपके ब्रिटिश प्रांत हो जाते हैं। पुनः क्या होता है, यानी अक्टूबर, क्या बोल सकते हैं, 31 अक्टूबर यानी देश के विभाजन के बाद, जब देश का विभाजन हो गया, यहां पर देखेंगे देश के विभाजन के बाद अक्टूबर 1947 ईस्वी में, अक्टूबर 1947 ईस्वी में क्या हो गया, देश का विभाजन हो गया था। देश के विभाजन के बाद, देश के विभाजन के बाद, अब देखिए अक्टूबर 1947 ईस्वी में क्या होगा, देश के विभाजन के बाद अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी। तो इस समय हम देखेंगे कि अक्टूबर 1947 ईस्वी के बाद यानी देश की जब विभाजन हो जाता है तो देश के विभाजन के बाद यानी संविधान सभा की सदस्यों की संख्या अगर देखी जाए तो 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को, अक्टूबर 1947 ईस्वी में क्या हो गया, देश का विभाजन हो गया पूर्ण रूपेण। ठीक है, देश के विभाजन के बाद यानी कब, 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को, कब, 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो यहाँ पर देखेंगे यानी 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मात्र 299 रह गई थी। कितना, तो 299। अब 299 में इसको कितने भाग में बांट सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। एक आपका हो जाएगा ब्रिटिश प्रांत, एक हो जाएगा ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा होगा देसी रियासत, तो यहां पर ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी जी, अब इसमें देखेंगे ब्रिटिश प्रांत की जो संख्या है वो हो जाएंगे आपके, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 229। कितना होगा, 229 होगा। और जो देसी रियासत थे इनकी संख्या घटकर हो जाएगी आपकी मात्र 70। कितने हो जाएंगे, तो मात्र यहाँ पर 70 हो जाएंगे ये देसी रियासत और 229 हो जाएंगे आपके ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, यहां पर यह स्पष्ट हो गया। यानी पहले क्या था, तीन तरफ से आपको ये तीन संख्या जो है आपको याद रखना है। पहले सबसे पहला बात याद रखना है आपको, क्या, पहले हम लोगों ने देखा था यानी पहला जो यानी 389 आपके प्रथम नंबर क्या थे, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। उसमें आपके ब्रिटिश प्रांत के अलग क्षेत्र था। ठीक है, यानी इसको दो भागों में बांट दिया गया था। ब्रिटिश प्रांत का कितना था जी, एक था आपका ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। फिर यानी हम दूसरे बार देखेंगे तो उस समय क्या था, यानी माउंटबेटन योजना के बाद यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो उस समय यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो होगी वो कितनी थी, हम देख सकते हैं। यानी उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आपका 324 रह गई थी, 324। तो
इसको भी हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 2 भागों में। उस समय देखेंगे कि भाई ब्रिटिश प्रांत कितने रह गए थे और आपके देसी जो रियासत थे वो कितने बचे थे। तो उस समय यानी आपका ब्रिटिश प्रांत कितने थे, ये देखा जाए तो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या आपका कितना था, 200, आपका बोल सकते हैं 35, कितना 235। और ये जो आपके देसी रियासत थे इनकी संख्या कितनी थी, तो देसी रियासतों की संख्या आपकी थी 89। ठीक है, ये जो 235 क्या हो गए, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और ये देसी रियासत, देसी रियासत, ये आपके हो गए। उसके बाद तीसरा बात हमको क्या रखना है, यानी संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ, यानी संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, तो हम देखेंगे संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या यानी 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को कितना था, तो हम देख सकते हैं संविधान सभा का पुनर्गठन होने के बाद, पुनर्गठन जब हुआ तो पुनर्गठन के बाद यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो 299 रह गई थी। अब उसमें ब्रिटिश प्रांत कितने थे, ये देख लीजिएगा। तो ब्रिटिश प्रांत जो थे वो आपके कितने थे, ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या थी वो मात्र बच गई थी 229 ब्रिटिश प्रांत बच गया था, और आपका जो देसी रियासत थे वो मात्र 70। ये 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्या हुआ, बंटवारा हुआ। ठीक है, पहले 389 था। ठीक है, 389 में आपके हम लोग देखेंगे कि 389 में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 389 में ब्रिटिश प्रांत की जो संख्या थी 292, और वो 4 मिला लीजिए 296 हो जाएगा। और यहाँ पर जो देसी रियासत थे वो कितने थे, 93 था, जिस पर चुनाव हुआ था। हम लोग देखे थे कि भाई कांग्रेस को 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था, और बाकी निर्दलीय यानी छोटे छोटे यानी 7 दल लड़ी थी, सबको 1-1 सीट मिला, निर्दलीय को 8 सीट मिला था। ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन बाद में यानी माउंटबेटन योजना के बाद, ठीक है, यानी 3 जून 1947 में माउंटबेटन जो योजना आता है, माउंटबेटन योजना के बाद ये क्या किया जाता है, ये आपका संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह जाती है। ये आपका कैबिनेट मिशन के समय था, कैबिनेट मिशन के समय ये आपके 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। माउंटबेटन योजना के बाद जब ये स्पष्ट हो गया कि भाई भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, उस समय 324, और फिर देखिए जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ उस समय 299 ही क्या थे, भारतीय संविधान सभा के सदस्य बच गए थे। ये आपके ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, और ये आपके देसी रियासत थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद होगा सबको। चलिए मिटा दिया जाए, आगे देख रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से क्या होता है, संविधान सभा का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। यानी जो 299 सदस्य हो गए, ये क्या थे, आपके भारत के, ये परिपूर्ण रूप से भारतीय संविधान सभा के सदस्य होंगे, और इनके द्वारा क्या किया जाएगा, अब संविधान का जो कार्य होगा वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर फिर हम लोग क्या देखेंगे, प्रारूप समिति ने संविधान सभा पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी क्या किया, यानी प्रारूप समिति ने संविधान सभा, ये बोल सकते हैं प्रारूप समिति ने संविधान सभा को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी विचार विमर्श, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी, अब यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौन, यानी ये संविधान सभा को दे दी प्रारूप समिति ने, प्रारूप समिति ने यानी संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद ये क्या करती है, यानी 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट किसको सौंप देती है, अपनी रिपोर्ट जो है वो संविधान सभा को सौंप देती है। यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा को सौंप देती है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, संविधान सभा को सौंप देती है। ठीक है, यानी 21 फरवरी 1948 ईस्वी हुआ, प्रारूप समिति जो है यानी संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद ये आपका 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। किसको सौंप देती है, यानी संविधान सभा को सौंप देती है। उसके बाद जो कार्य प्रारंभ होगा, और हम लोग देखेंगे यानी संविधान सभा पर प्रथम वाचन कब से कब तक चला था। ठीक है, ये जो आपका प्रारूप समिति द्वारा क्या किया गया था, यानी जो संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे संविधान सभा को, उस पर विचार विमर्श जो चलेगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यानी 4 नवंबर यानी प्रथम वाचन
एक एक वाचन को यहाँ लिखते चले। यह प्रथम वाचन कब से कब तक चला, द्वितीय वाचन कब से कब तक चला, तृतीय वाचन कब से कब तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा के द्वारा यानी संविधान के प्रारूप पर जो देखा जाए, ये प्रथम वाचन जो चला था, यानी प्रथम वाचन ये कब से कब तक चला, तो 9 नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948 से लेकर 4 नवंबर 1948 से लेकर 4 नवंबर 1948 से, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये प्रथम वाचन चला। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय वाचन जो होगा संविधान सभा में द्वितीय वाचन जो चला था वो आपका कब से कब तक चला, तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये प्रथम वाचन चला। उसके बाद द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1900, द्वितीय वाचन लिख लिया जाए यहाँ पे, द्वितीय वाचन कब से कब तक चला, तो द्वितीय वाचन आपका चलेगा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये आपका संविधान सभा द्वितीय वाचन। ठीक है, उसके बाद हम लोग तृतीय वाचन देखेंगे। तृतीय वाचन जो है ये आपका 14 नवंबर से तृतीय वाचन कब से कब तक चला था, तो तृतीय वाचन हम देख सकते हैं 14 नवंबर 1949 से लेकर आपका 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, ये 3 वाचन चले। ठीक है ना, ये प्रथम वाचन कब से कब तक, तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। उसके बाद हम द्वितीय वाचन देखेंगे, आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है, ये 1949 है, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। उसके बाद आपका तृतीय जो वाचन होगा वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा क्या कर दिया गया, संविधान सभा द्वारा यानी संविधान को बनाकर, यहाँ पर देखा जाए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को पूर्णतः यानी तैयार कर दिया गया। जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से बनकर क्या हो गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया। ठीक है, और उस समय हम लोग देखेंगे कि मात्र उस समय जब संविधान सभा हमारा बनकर तैयार हुआ था, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मात्र कितनी थी, तो यहाँ पर देखें संविधान सभा की मात्र सदस्यों की संख्या जो होगी वो 284 थी। ठीक है, 284 लोगों ने क्या किया था, इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको कि जब संविधान सभा हमारा बनकर तैयार हुआ था उस समय यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे और इन्हीं लोगों ने क्या किया था, इस पर हस्ताक्षर किया था। यानी मात्र कितने, तो 284 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अब ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ, इसमें क्या वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हो जाएगा, तो नहीं। यानी संविधान सब जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू होगा। पूर्ण रूप से जो लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होता है। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि पूर्ण आंशिक रूप से क्यों लागू हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन से अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुए, और बाकी जो भी अनुच्छेद होंगे वो आपके 26 जनवरी 1949 ईस्वी को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। चलिए उसको भी देख लिया जाए। याद होगा प्रथम वाचन कब से कब तक, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन आपका कब से कब तक होगा, तो देख सकते हैं आपका कब से कब तक जी, तो देखिए आपका 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तृतीय वाचन जो होगा आपका
नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, ये बता देखिएगा। वो कौन कौन से अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू हो गए। अब बाकी सभी अनुच्छेद को यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, तो हम देखेंगे ये भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद, भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। देखिए, अब 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ था उसमें से देखिए अधिकतर बोला गया था कि भाई 1900 आपका अनुच्छेद 394 क्या कर दिया, पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया था। और 394 जो अनुच्छेद है लागू किया गया, इसका मतलब है उसमें जो भी आपके अनुच्छेद यहाँ पर देख सकते हैं लागू होने वाले जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद जो होगा आपका क्या कौन कौन हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 5, 6, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, क्या क्या अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या 60 के बाद 324 के बाद यानी 367, 367 और 379 और फिर 380। ठीक है, ये जो अनुच्छेद थे उस समय लागू हुए थे 379 और 380, 379 और 380। उसके बाद आपका 388 जो अनुच्छेद है उसको भी उस समय लागू कर दिया गया था 388 और 388 के बाद आपका क्या हो जाएगा 391, 392, 393 और 394, ये याद रखना है। ठीक है, कौन कौन जी, तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60। ठीक है, याद रखना है किस तरह करेंगे, तो 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक देख लेना है 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 60 के बाद 324 के बाद 366 67 के बाद 79 के बाद 80 के बाद आपका 88 के बाद 91 92 93 और 94, यानी लगभग 16 अनुच्छेद जो थे, यानी 16 अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया, 16 अनुच्छेद को ये जो है ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं ये सभी आर्टिकल्स हैं, यानी बोला जाए तो ये आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। बाकी जो संविधान के अनुच्छेद है वो संविधान वो आपके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होंगे। ठीक है, बाकी सभी अनुच्छेद को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बाकी अनुच्छेद को क्या कर दिया गया, लागू किया गया। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे मूल संविधान में यानी कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, कुल अनुसूची की संख्या कितनी थी और कितने समय लगे, इसको भी थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यानी मूल संविधान में जो आपका मूल क्या है, संविधान है, मूल संविधान में क्या क्या, तो हम देखेंगे अगर कुल भाग कितने थे, कितने भाग था जी, या देख सकते हैं अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद आपके कितने थे, तो अनुच्छेद आपके 395 था। कितना अनुच्छेद था, 395, यानी 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, उसके बाद 395 उसके बाद भाग कितना था, तो यानी कुल मिलाकर ये जो भाग था यानी कितने भागों में बटा हुआ था, तो हमारा जो संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ था। कितने भाग, 22 भाग में बटा हुआ था। ठीक है, तीसरा बात हम याद रखेंगे कि इस समय कुल अनुसूची कितनी थी, अनुसूची कितनी थी, तो कुल अनुसूची आपकी कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी, 8।
तो आपको याद रखना है, यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची, सॉरी 8 अनुसूची, हाँ ठीक है 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में कितने अनुसूची हो गए हैं, तो वर्तमान में आपके 12 अनुसूची हो गई हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अनुच्छेद कितने थे, 395, भाग कितने थे, 22 भाग थे और अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, ये आपके मूल संविधान में। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हुई, तो वर्तमान में यहाँ पर देखेगा मूल संविधान और इधर लिख लिए वर्तमान। वर्तमान में जो है आपका यानी अनुसूची की संख्या जो है 465 है। ठीक है, भाग जो है आपके कितने भाग हैं, भाग 22 ही हैं और जो अनुसूचियां हैं वो आपके 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको देख लेना है। ठीक है, वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो हमारा संविधान बना था, तो संविधान को बनाने में, यानी संविधान को बनाने में यहाँ पर लिखिएगा, जो हमारा संविधान था, संविधान को बनाने में यानी कुल खर्च कितना लगा था, कुल खर्च हम देख सकते हैं, यानी कुल खर्च जो था वो 63,96,729 रुपये क्या था आपका, संविधान को बनाने में कुल खर्च हुआ था 63,96,729 रुपये क्या हुए थे, कुल खर्च हुए थे। और कुल समय कितना लगा था संविधान के निर्माण में, समय कितना लगा था, तो समय आप लोग सबको याद होगा, समय कितना लगा था जी, तो समय आप बोल सकते हैं 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये आपके कुल क्या थे, टाइम लगे थे। ठीक है, कितने दिनों तक बहस हुई, तो ये भी पूछता है किसी किसी एग्जाम में कि संविधान सभा कितने दिनों तक बहस हुई, तो 114 दिनों तक क्या हुई, बहस हुई थी। ठीक है, 114 दिनों तक क्या हुई, बहस हुई। कुल समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कुल खर्च कितना था, तो 63,96,729 रुपये। और जो हमारा मूल संविधान था उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395, भाग कितने थे, 22 भाग थे, अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, तो वर्तमान में ये हो गया है 465, भाग वही है और आपका 12 अनुसूचियाँ है वर्तमान में। ठीक है, ये लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। और देखेंगे आपका संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होगी जी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होगी वो आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या कर लिया गया था, चुन लिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, एक और इसका पार्ट होगा आपको, यानी भाग 1 और भाग 2, यानी जिन्होंने भाग 1 को नहीं देखा है कृपया करके उनसे यह अनुरोध है, कृपया करके आप जाइए प्ले लिस्ट में, आप भारतीय संविधान के प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान में आप जाइएगा और उसमें आपका भाग 1 मिल जाएगा। भाग 1 को पहले देख लीजिए और उसके बाद आप इस भाग 2 को देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से 100% क्या हो, समझ में आए। और देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह से यानी 16 अनुच्छेद देता है, किसी बुक में आपको 15 अनुच्छेद देता है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बुक क्या कर रहे हैं, 394 अनुच्छेद को छोड़ दिए हैं, क्योंकि 394 अनुच्छेद ही लागू हुआ था और उसके तहत ही ये सारे अनुच्छेद लागू होंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 हो गया, अनुच्छेद 5 याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। कौन कौन अनुच्छेद जो आपके 26 से नवंबर 1949 को लागू हुए थे, तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद आपको याद रखना है 60 और 60 के बाद 324, 324 के बाद 366, उस 366 के बाद 367। ठीक है, 366, 367 और 67 के बाद याद रखना है 379।
ठीक है। और 379 के बाद 380 और 388, 88 के बाद 91, 92, 93 और 94 जो अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू हो गए थे। बाकी बचा हुआ जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप में आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होगा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोग विधि दिवस के रूप में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये क्या कर दिए हैं, घोषणा कर दी है कि यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को विधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में क्या मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र मतलब क्या, गणतंत्र या गणराज्य मतलब वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि जिस देश की मुखिया यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो देश की मुखिया होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या किया जाए, यानी चुना जाए, उस शासन प्रणाली को या उस देश को हम क्या कहेंगे, गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। यानी उस देश में बोल सकते हैं कि वहाँ पर गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलन में है। ठीक है, जहाँ का मुखिया क्या हो, या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वही आपका गणतंत्र कहलाता है या गणराज्य कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।